शारदा और अनामिका का घर बहुत पुराना हो चुका था। उसकी दीवारें भी कमजोर हो गई थी। उसकी छत से पानी भी टपकने लगा था। इसीलिए दोनों ने मिलकर पास में ही एक मिट्टी का छोटा सा नया घर बना लिया था। लेकिन अनामिका नए घर में एक अच्छे मुहूर्त में ही जाना चाहती थी। वो ग्रह नक्षत्र के गुण दोष को बहुत मानती थी। ये सब देखकर शारदा कहती है, बहू, कल मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। कल के दिन ही नए वाले घर में गृह प्रवेश करूंगी। सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर अनामिका कहती है, हाँ माँ जी, कल हम जरूर चलेंगे, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद, क्योंकि 2 बजे के बाद सूर्य दक्षिण दिशा में आ जाएगा। ऐसे समय में घर में प्रवेश करना बहुत अच्छा माना जाता है। उस बीच रमेश आकर कहता है, हाँ माँ, कल 2 बजे के बाद ही गृह प्रवेश करेंगे। क्या पता अनामिका की बात सच हो जाए और नए घर में जाते ही हमारे पास पैसे ही पैसे आ जाए। रमेश इस तरह से कहता है। अगली सुबह सारे लोग खुशी खुशी नए घर में रहने के लिए चले जाते हैं। वहां जाने के बाद अनामिका कहती है, अरे अरे माँ जी, ये पीतल के पानी का मटका इधर नहीं, पूरब दिशा की ओर रखना है। आप शायद भूल गई, पंडित जी ने इसी दिशा में रखने के लिए कहा था। शारदा अनामिका की ऐसी छोटी छोटी बातें सुनकर सर पकड़ लेती है और कहने लगती है, हे भगवान, क्या करूं मैं तुम्हारा और तुम्हारी पंडित जी का। ये ना करो, वो ना करो, इधर ना खाओ, उधर ना बैठो, नाक में दम कर रखा है तुमने। शारदा को गुस्सा करते देख रमेश अपनी माँ को शांत करते हुए कहता है, अरे माँ, क्यों अनामिका पर गुस्सा कर रही हो? वो जो कह रही है उसे कर लेने दो, शायद ऐसी अपनी गरीबी मिट जाए। जब रमेश ऐसे अपनी माँ को समझा ही रहा था, तभी अनामिका कहने लगती है, माँ जी, आप उत्तर दिशा की ओर सब्जी काटिए, तब तक मैं पंडित जी से मिलकर आती हूँ। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा मुंह से बड़बड़ाते हुए उत्तर दिशा की ओर बैठ जाती है और गुस्से से जल्दी जल्दी सब्जियां काटने लगती है। तब तक अनामिका पंडित जी से मिलने चली जाती है। तभी उसे रास्ते में पंडित जी और उनके साथ एक लिलीपुट मिल जाता है। उन्हें देखकर अनामिका कहती है, अरे पंडित जी, आप, अच्छा हुआ आप इधर ही मिल गए। आगे की पूजा पाठ के लिए मैं आपके घर ही आ रही थी। तभी पंडित जी मुस्कुराते हुए अनामिका से कहते हैं, ये बताओ, इनको तुम जानती हो? ये है लिलीपुट। तुमको पता है, इनको 3 दिन घर में रखने से घर की सारी गरीबी भाग जाती है। किसी भी ऐशो आराम की कमी नहीं रहती है। पंडित जी के मुंह से ऐसी बातें सुन के अनामिका आश्चर्य होकर कहती है, अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी लिलीपुट को अपने घर ले जाती हूँ और इनको घर में रखती हूँ। इतना कहकर अनामिका लिलीपुट को साथ लेकर घर चली जाती है और उसकी अच्छे से देखभाल और पूजा करती है। उसी रात जब रमेश घर लौट आता है तो एक अचंभा होता है उसके साथ। उसकी आज बहुत अच्छी कमाई होती है। ये देखकर रमेश अपने माँ से कहता है, माँ, कहाँ हो तुम? रमेश को इस तरह बुलाते देख शारदा कहती है, क्या हुआ? क्यों फुटबॉल की तरह उछल रहा है? अरे माँ, जब तुम सुनोगी तुम भी खुशी से उछल पड़ोगी। पता है, आज पूरे 2000 रुपए की सब्जी बिकी है। रमेश की ये बात सुनकर अनामिका आकर कहती है, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, ये लिलीपुट हमारे लिए बहुत ही लकी साबित होगा। देखो, होने लगी कमाई। अब बहुत जल्द हम सब अमीर हो जाएंगे। कल ही हम सब फिर से पंडित जी से मिलने जाएंगे। रमेश की कमाई बढ़ते देख शारदा, अनामिका और रमेश तीनों पंडित जी से मिलने जाते हैं और लिलीपुट को घर में ही छोड़ देते हैं। जैसे ही पंडित जी से मिलके वो वापस आते हैं, वैसे ही एकदम चौंक जाते हैं। तभी शारदा कहती है, हाय, ये क्या हो गया? घर का सारा सामान कहाँ गया? शारदा को इस तरह कहते देख रमेश कहता है, माँ, वो लिलीपुट भी भाग गया। वो भी नजर नहीं आ रहा है। लगता है वही सारा सामान लेके भाग गया। शारदा और रमेश की बातों पर अनामिका को विश्वास नहीं होता। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता, लिलीपुट चोरी नहीं कर सकता। मैं अभी पंडित जी को फोन करके पूछती हूँ। इस तरह से कहकर अनामिका पंडित जी को फोन लगाती है, पर पंडित जी का नंबर ही नहीं लगता। ये देखकर शारदा कहती है, क्या हुआ, नहीं लगा फोन? मैं पहले ही बोल रही थी, इंसान ग्रह नक्षत्र और लिलीपुट से अमीर नहीं हो सकता, वो सिर्फ अपनी मेहनत से धनवान होता है। अनामिका को अपनी गलती का एहसास होता है और आगे से ऐसी किसी भी ग्रह नक्षत्र के चक्कर में ना पड़ने का वो वादा करती है। श्यामपुर गांव में सरपंच जी की बेटी की शादी होने वाली थी। सरपंच जी काफी अच्छे व्यक्ति थे। पूरा गांव उनका बड़ा सम्मान करता था। शादी की पूरी शॉपिंग हो चुकी थी, बस एक मेकअप वाली की तलाश थी। काफी लोग अनामिका का नाम सुझाव देते हैं, तो वो उससे मिलने के लिए पार्लर जाती है। तभी शारदा उधर अनामिका से कह रही होती है, बहू, ऐसे कैसे काम चल पाएगा? काम तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ दिन ऐसे ही चले तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। और ये निकम्मे हमारे पति, इन्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, बस घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं, और दुकान का किराया भी तो है। सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर अनामिका कहती है, हमारे इन निकम्मे पतियों को शराब पीने की बहुत गंदी आदत है। उसने हमें खा लिया है। मैं कुछ पैसे जमा करके रखती हूँ तो इनकी नाक इतनी तेज है, पता नहीं कहां से पैसों को ढूंढ ही लेते हैं और उड़ा आते हैं। शारदा के परिवार की हालत बहुत खराब थी। उन्हें पैसों की बहुत जरूरत रहती थी। गांव के कई लोगों से उन्होंने पहले ही काफी उधार ले रखा था। अब श्रुति उनके पास आती है और कहने लगती है, कोई है क्या दुकान पे? श्रुति की आवाज सुनकर अनामिका कहती है, हाँ जी कहिए, क्या काम था? तभी श्रुति अपना परिचय देते हुए कहती है, मैं श्रुति इस गांव की सरपंच जी की बेटी हूँ। बताइए, आज आप हमारे गरीब की झोपड़ी में कैसे आ भटके? ये सुनकर श्रुति वहां पर आने की वजह बताती है। वो दरअसल कल मेरी शादी है और मैंने जो मेकअप आर्टिस्ट को शहर से बुलाया था, उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई है, तो उसने तो मुझे ऐन मौके पर धोखा दे दिया, पर काफी लोगों ने आपका नाम सुझाव दिया, तो मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ। श्रुति की बातें सुनकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे पास आई। हम जरूर आपका मेकअप करेंगे। कब आना है बताइए? कल मैं एक लड़के को भेजूंगी आपको ले जाने के लिए। अनामिका ये सारी बातें शारदा को बताती है। शारदा और अनामिका दोनों बहुत खुश होती हैं। इसके बाद दोनों घर लौट जाते हैं, पर उन्हें पता चलता है ऐन मौके पर कि अनामिका के पति की तबीयत बहुत खराब हो गई है। शारदा और अनामिका अस्पताल पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर अनामिका कहती है, क्या हुआ इन्हें बाबूजी? तभी अनामिका के ससुर जी राजेश कहते हैं, अभी तक तो डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं। ठीक उसी वक्त डॉक्टर साहब वहां पर आकर कहते हैं, इनका ज्यादा शराब पीने से लीवर फेल हो गया है, बचना काफी मुश्किल है। डॉक्टर साहब की बातें सुनकर अनामिका रोते रोते कहने लगती है, ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए। डॉक्टर साहब उसे एक तरकीब देते हुए कहते हैं, एक ही रास्ता है लीवर ट्रांसप्लांट का, पर वो काफी खर्चीला है। डॉक्टर साहब की बातें सुनकर अनामिका कहती है, पैसों का इंतजाम मैं करूंगी, आप लीवर ट्रांसप्लांट की व्यवस्था कीजिए डॉक्टर साहब। इसके बाद अनामिका और शारदा घर लौट जाते हैं और सोचते हैं कि इतने पैसे की व्यवस्था वो कैसे करेंगे। उनके पास तो खाने के भी पैसे नहीं है। दोनों इस चिंता में रात भर नहीं सोते। सुबह होने पर सरपंच के यहाँ से एक लड़का अनामिका को लेने आता है। उसे देखकर शारदा कहती है, ऐसी परिस्थिति में हम कैसे जा सकते हैं? शारदा की बातें सुनकर अनामिका कहती है, नहीं माँ जी, हमें जाना होगा, हम उन्हें ऐसे धोखा नहीं दे सकते। इसके बाद शारदा और अनामिका उस लड़के के साथ सरपंच जी के घर पहुंचते हैं। पूरा घर फूलों से सजाया हुआ था। फिर वो लड़का उन्हें श्रुति के कमरे में छोड़ देता है। उन्हें देखकर
श्रुति कहती है, अरे आप आ गई। अनामिका श्रुति से कहने लगती है, चलिए हम आपका मेकअप कर देते हैं। श्रुति उन्हें अपने जेवरात दिखाते हुए कहती है, पहले तुम ये बताओ हम कौन सा सेट पहने। वैसे तो सभी बहुत अच्छे हैं, पर तुम ये देखो, ये डायमंड का हार, ये खास ऋतिक हमारे लिए लाए हैं। श्रुति के जेवरात देखकर अनामिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और फिर वो कहती है, ये तो काफी महंगी होगी नहीं। अनामिका की बातें सुनकर श्रुति कहती है, 50 लाख का है। अच्छा सुनो, मैं अभी आती हूँ। शारदा और अनामिका के मन में लालच आ जाता है और वो श्रुति का हार चुरा लेते हैं। थोड़ी देर में श्रुति वापस लौट के कहने लगती है, चलो मुझे तैयार कर दो, बारात भी आ गई है। श्रुति को अपना डायमंड का हार नहीं मिलता, वो परेशान हो जाती है। कुछ ही देर में पूरा घर में शोर मच जाता है। सब इस बात से चिंतित हो जाते हैं और परेशान होकर हार ढूंढने लगते हैं। सबकी तलाशी ली जाती है। जब अनामिका की बारी आती है तो श्रुति उसकी तलाशी लेने से मना कर देती है। श्रुति का यह बर्ताव देखकर अनामिका और शारदा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो श्रुति को सारी बातें सच सच बता देती है। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। श्रुति को अनामिका पर तरस आ जाता है और वो हार वो अनामिका को दे देती है, ये कहकर कि इसकी जरूरत उसे ज्यादा है और ये बात किसी को वो ना बताए। हार को चोरी हुआ ही रहने दो अनामिका। इस तरह श्रुति अनामिका को मदद करती है और कहानी यहीं समाप्त होती है।